गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम BSc पार्ट सेकंड में केमिस्ट्री में जो पेपर थर्ड चलता है, भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी यूनिट 4 विद्युत रसायन फर्स्ट के प्रबल विद्युत अपघट्यों के सिद्धांत टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हमारी पिछली क्लास में हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्योरीज की बात की थी। ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ, कोलराउस का लॉ, उसके बारे में चर्चा की थी। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो जब इनको विलयन में घोला जाता है विलायक में, तो ये कम आयनित होते हैं तथा इनकी तुल्यांक की चालकताओं के मान भी क्या होते हैं? निम्न होते हैं। वो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसके लिए हमने आर्यनिस का सिद्धांत की चर्चा की थी पहले, ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ, कोलराउस का लॉ। जो कोलराउस का लॉ ये कहता है कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है? उसके आयनों की अनंत अनुता पर चालकता के योग के बराबर होती है, जिस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। अब जो प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें तो प्रबल विद्युत अपघट्य में जो दुर्बल वाले कॉन्सेप्ट हैं वो सारे यहाँ पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है कि लगभग जो सभी सांद्रताओं पर क्या होता है, लगभग पूर्णतः आयनित होते हैं। अब जब आयनित होते हैं तो जो वो वाले कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं होंगे। जैसे हमने कहा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का तनुता बढ़ाने पर उसके वियोजन की मात्रा बढ़ती है, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है पहले से ही आयनित है, पूर्णतः आयनित है लगभग, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं होगा। तो मैं इसमें जैसे कुछ पॉइंट्स है मैंने बनाए हैं आपके लिए कि जो प्रबल डेबाय-हुकेल का सिद्धांत 1923 में दिया गया था, तो उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? सभी सांद्रताओं पर पूर्णतः आयनित है। और जो अल्फा है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन न होकर जो दो चालकता, वी तनुता पर तुल्यांक की चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकताओं का अनुपात होता है। अब बात करें कि जब इनको जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, तो उस वाले केस में क्या होता है कि जब उसका तनुता बढ़ाई जाती है, डाइल्यूशन करते हैं, तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है। और आपको पता है कि जो तुल्यांक की चालकता किस पर डिपेंड कर रही है? जो विलयन में कितने आयन उपस्थित है, नंबर ऑफ आयन्स पर डिपेंड करती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है किस केस में? दुर्बल विद्युत अपघट्य वाले केस में। तो उस स्थिति में आयनों की संख्या बढ़ती है, इस वजह से तुल्यांक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन यहाँ बात करें, जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं वो पूर्णतः आयनित है, लेकिन अधिक सांद्रता पर क्या होगा? इनके जो आयनों के मध्य क्या होगा? आकर्षण होता है। और जैसे जैसे अपन तनुता बढ़ाते हैं तो जो आयन्स के जो मूवमेंट के लिए क्या होता है? स्पेस बढ़ता है। इस वजह से क्या होती है कि आयनों की आयनिक गतिशीलता बढ़ती है। इस वजह से जो तुल्यांक की चालकता क्या है? उसके मान में वृद्धि होती है। और जब क्या करते हैं कि विलयन की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो क्या होते हैं? आयन क्या होते हैं? पास पास आते हैं। अब जब पास पास आएंगे तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन डेवलप होगा। अट्रैक्शन डेवलप होगा तो इनकी वजह से क्या होगी? इन आयनों की आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, घटेगी। इस वजह से क्या होता है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्यों के जो विलयन में सांद्रता बढ़ाने पर तुल्यांक की चालकता का मान क्या होता है? घटता है। अब जो ये मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी, वो
3 कारणों से कम होती है, जो डिबय-हुकेल ने बताया। तो पहला प्रभाव मैं बात कर रहा हूँ असममित या शिथिलन प्रभाव, एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट। तो जब विद्युत अपघट्य को मानो कि जैसे किस में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तो ये किस में टूटता है, आयनों में टूटता है। और जो धनायन है, जो विलयन में क्या होते हैं कि ऋणायनों के द्वारा सममित रूप से घिरे रहते हैं। जो ये सिमेट्रिकल फॉर्म देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर, आयनिक परिमंडल। और इसी प्रकार से एक ऋणायन धनायनों के द्वारा चारों ओर से समान रूप से आकर्षित रहता है। तो ये इसका आयनिक परिमंडल हो गया। जब इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि जो सेंट्रल, जैसे कैटायन की बात करें तो ये किसकी ओर भागेगा, कैथोड की ओर। और अगर इसकी बात करें कि सेंट्रल आयन कौन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये कहाँ भागेगा, एनोड की तरफ जाएगा, मूव करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो जो सेंट्रल जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल कौन है, कैटायन, तो वो क्या भाग रहा है, किधर चल रहा है, ये मूव कर रहा है कैथोड की ओर। और जो इसका आयनिक स्फीयर है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, एनोड की ओर। तो जो आयनिक स्फीयर इसको पीछे की ओर खींचता है, क्या करता है, पुल करता है। इस वजह से क्या होता है, इसकी जो स्पीड है, इस जो कैटायन की सेंट्रल आयन की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि जब इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो सिमेट्रिक जो आयनिक स्फीयर था, अब वो क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। और जो आयनिक स्फीयर तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जो सेंट्रल एटम है, जो पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, वो कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। तो अब इसमें जैसे देखें आगे, तो यह क्या होगा, जो सिमेट्रिक जो आयनिक स्फीयर था वो क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो जाता है। किस वजह से, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो आयनिक स्फीयर है वो उसको पीछे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से क्या हो जाती है, जो आयनों की गतिशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट और एसिमेट्रिक इफेक्ट। या ये कहें कि जो यहाँ जो जड़त्व जिस पोजीशन में था, जब वो सिमेट्रिक था, उस स्थिति में था, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप को जो असममित होता है जब ये आयनिक परिमंडल, तो अपने आप को ये एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब ये क्या हो गया, रिलैक्सेशन इफेक्ट हो गया। तो ये रिलैक्सेशन इफेक्ट में जब जैसे बात करें, तो ये कांस्टेंट है b बराबर 8.20 इंटू 10⁵ और dt और पावर 3/2। तो ये इसमें यहाँ पर एक कांस्टेंट है, d क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, किसका, मीडियम का, और t क्या हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब बात करें कि जैसे जो दूसरा इफेक्ट है विद्युत कण संचलन प्रभाव। तो अब जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि जैसे ये आयनिक स्फीयर था और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे तो सेंट्रल जो आयन था वो क्या अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर रहा था, और जो इसका आयनिक स्फीयर था वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इसके साथ साथ जो विलायक के अणु होते हैं, विलायक क्या है, पोलर है। तो पोलर जैसे मैंने वाटर लिया यहाँ पर एग्जाम्पल, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो ऑक्सीजन वाला, जो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जैसे आयनिक परिमंडल तो खींच ही रहा है इसको साथ साथ। इसके अलावा जो सोलवेंट पार्टिकल है वो भी क्या कर रहे हैं, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे एक घर्षण फ्रिक्शन डेवलप होता है। इसकी वजह से ये दोनों प्रभाव एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है। तो जो सोलवेंट के जो पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और इसको पीछे की तरफ पुल करेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, विद्युत कण संचलन प्रभाव कहते हैं। तो ये जो दो इफेक्ट तो आपने समझ लिए अच्छे से, किसका, एक तो सोलवेंट का इफेक्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, रिलैक्सेशन इफेक्ट। इसके अलावा जो तीसरा और इफेक्ट होता है, माध्यम का प्रभाव। तो माध्यम का प्रभाव क्या है कि माध्यम की अगर श्यानता अधिक है तो उस स्थिति में क्या होगा, आयनों की गति अपने आप ही कम हो जाएगी। तो श्यानता क्या होती है कि जैसे जो विलायक होते हैं, तो विलायक के जो कण होते हैं, जो विलायक क्या होंगे, लेयर्स में होंगे। तो विलायक की जो लेयर्स है इनके मध्य जो फ्रिक्शन डेवलप होता है, जैसे वाटर है तो इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ऊपर वाली लेयर अगर इधर बह रही है तो नीचे वाली लेयर इसको इधर अट्रैक्ट करेगी।
तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो जो ये बहने के गुण का क्या होता है, विरोध करता है, जिसे क्या बोलते हैं, श्यानता कहते हैं। तो अगर माध्यम की श्यानता अधिक है सॉल्वेंट की, तो क्या होगा, आयनों की गतिशीलता कम होगी। जैसे हम बात करें कि जैसे वाटर है, तो वाटर की श्यानता क्या होती है, और शहद की बात करें, शहद की श्यानता क्या है, अधिक है, और वाटर की क्या है, कम है। तो वाटर में आयनों की मोबिलिटी ज़्यादा होगी बजाय शहद के। तो यहाँ पर इन्होंने जो डिबाई-हुकेल ने एक इक्वेशन दी, लेमडा वी बराबर लेमडा इनफाइनाइट माइनस के रूट सी। तो के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, जो विलायक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। अब क्या है कि जो ओनसेंगर है, ओनसेंगर ने क्या किया कि जो इक्वेशन थी डिबाई-हुकेल की, तो अब जो स्पीड जो कम हो रही है, एक बार मैं दोबारा से चर्चा करूंगा कि जो पार्टिकल्स की स्पीड, जो आयनों की स्पीड कम हो रही है, वो किस कारण से हो रही है, एक तो शिथिलन प्रभाव, दूसरा विद्युत कण संचलन प्रभाव, और एक श्यानता। तो ये जो तो तीनों इफेक्ट है अनंत अनुता पर क्या हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो अनंत अनुता पर क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। और जो अन्य किसी तनुता पर इनका प्रभाव जो सांद्रता के वर्गमूल क्या होता है, समानुपाती होगा, कि सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, ये प्रभाव बढ़ेंगे। तो लेमडा वी बराबर लेमडा इनफाइनाइट माइनस के रूट सी। तो ये इक्वेशन दी डिबाई-हुकेल ने, और इसको आगे जो ओनसेंगर है, ओनसेंगर ने क्या किया, इसको मॉडिफाइड करके इसको लिखा। तो लेमडा वी बराबर लेमडा इनफाइनाइट माइनस ये वाला जो ए वाला जो कांस्टेंट था जो आप पीछे देख रहे थे, ये क्या है, बी है। तो 82.48 अपॉन डी टी की पावर 1/2 नीटा, प्लस यहाँ पर ये डी टी है ही, और ये लेमडा इनफाइनाइट हो गया, और ये रूट सी। तो यहाँ पर डी क्या है, जो इसको क्या बोलते हैं, ओनसेंगर इक्वेशन या डिबाई-हुकेल ओनसेंगर इक्वेशन कहते हैं। तो डी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है विलायक का, किसी विलायक की घोलने की कैपेसिटी। अगर किसी विलायक की घोलने की कैपेसिटी ज्यादा है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अधिक होता है। जैसे वाटर का कितना होता है, 80 होता है। तो वाटर किसके रूप में काम लिया जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे काम लिया जाता है। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख देते हैं कि ए और बी की फॉर्म में। तो लेमडा बी बराबर लेमडा इनफाइनाइट माइनस ए प्लस बी लेमडा इनफाइनाइट रूट सी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है, तो यहाँ से हम इसको क्या बोलेंगे, डिबाई-हुकेल ओनसेंगर इक्वेशन। अब देखते हैं कि जो इसका प्रायोगिक सत्यापन करते हैं कि वास्तव में जैसे ये इक्वेशन ठीक है या इसके अनुसार ग्राफ आता है कि नहीं आता है। तो जो समीकरण 3 में बात करें, लेमडा इनफाइनाइट तो क्या है, कांस्टेंट है, और जब हम क्या करें, लेमडा वी और रूट सी के मध्य अगर ग्राफ खींचे तो क्या होनी चाहिए, एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। अगर सरल रेखा प्राप्त होती है तो ओनसेंगर जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अलग अलग विद्युत अपघट्य ले रहा हूँ, लेमडा वी और रूट सी, और इसमें जैसे NaCl है, NaCl के मध्य ग्राफ खींचा, ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट KCl HCl के मध्य ग्राफ खींचा। तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जो कम सांद्रता पर क्या होता है, यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो ओनसेंगर समीकरण को क्या कर रही है, सत्यापित कर रही है। और अनंत अनुता पर क्या है, सी का मान 0 के समीप है। तो उस स्थिति में क्या होगा, देखो आप यहाँ पर कि जब 0 के समीप आएगा तो ये जो ये वाला पार्ट है, तो अनंत अनुता पर ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस स्थिति में लेमडा वी किसके बराबर हो जाती है, लेमडा इनफाइनाइट के बराबर हो जाती है। तो आप यहाँ से इस ग्राफ से आप इसको लिख सकते हैं कि भाई ये वेरीफाई हो रहा है कि जब लेमडा बी और रूट सी के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो बिल्कुल सरल रेखा प्राप्त होती है, जो ओनसेंगर इक्वेशन को वेरीफाई करती है। तो यहाँ पर जो जब सांद्रता बढ़ती है तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो थ्योरी है डिबाई-हुकेल ओनसेंगर जो सिद्धांत है, उसके अनुसार क्या होता है कि जो आयनों की गतिशीलता 3 प्रभाव के कारण कम होती है। कौन सा, एक तो शिथिलन प्रभाव और विद्युत कण संचलन प्रभाव और माध्यम का प्रभाव, कहने का मतलब श्यानता, इसकी वजह से चालकता का मान घटता है। तो आज हमने जो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो लॉ था डिबाई-हुकेल ओनसेंगर इक्वेशन, उसके बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।